जब भी हम ना रिसर्च शुरू करते हैं, हम किसी भी टॉपिक पे एजुकेशन में रिसर्च स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, तो उसके अंदर पहला काम ये होता है कि टॉपिक हम एक इनिशियल सा, जैसे एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, इनिशियल सा कोई टॉपिक हम देख लेते हैं। उस टॉपिक के ऊपर ना हम लिटरेचर पढ़ना शुरू कर देते हैं। लिटरेचर से मुराद ये है कि उस टॉपिक पे, उस एरिया पे जो जो निश हमारी है, उसके उसके रिलेटेड हम माजी के जितनी भी काम उसके मुताबिक मुतल्लिक हुआ है, हम उसके ऊपर स्टडी जो है वो शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब वो जो स्टडी हम उसके माजी के मुतल्लिक कर, ऐसा ऐसा हमें हमारी जो कंसेप्ट है वो बेहतर होता जाता है। और कंसेप्ट बेहतर होने से हम अपने टॉपिक को भी साथ के साथ रिफाइन करते जाते हैं। यानी पहले मैंने टॉपिक रखा, उसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तो लिटरेचर रिव्यू से मुझे क्लैरिटी होगी, मुझे मजीद एरियाज का पता चलेगा, टॉपिक ये या ये टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। तो ये लिटरेचर रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो स्टूडेंट मेरे जिन्होंने अब जो रिसर्च शुरू करने जा रहे हैं, तो पहला काम ही यही करना है कि जो उन्होंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट तलाश कर लिया है, जो उन्होंने टॉपिक तलाश कर लिया है, उसके मुतालिक आर्टिकल डाउनलोड करें। गूगल स्कॉलर पे जाएं, वहां से आर्टिकल डाउनलोड करें, आर्टिकल डाउनलोड करके उनको पढ़ना शुरू करें, और पढ़ के उसके मुतालिक अपनी क्लैरिटी लेके आएं कि यार इस तरह के टॉपिक, जो मेरा रिसर्च का टॉपिक है, इस तरह के टॉपिक पे माजी के अंदर जो है वो रिसर्च की गई है। और माजी के अंदर जिस बंदे ने रिसर्च की, उसने जो है वो उसकी मेथडोलॉजी क्या थी, यानी उसने डाटा कहाँ से लिया था, कितने सैंपल लिए थे, कौन कौन से टेस्ट लगा के उसने एनालिसिस किया था। उसने पहला चैप्टर, यानी कि उसको अब आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, तो आर्टिकल में आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन में क्या कुछ उसने शामिल किया है, उसने मेथडोलॉजी में, लिटरेचर रिव्यू में क्या शामिल किया है, मेथडोलॉजी में क्या बात की है, डाटा कलेक्शन में, एनालिसिस के अंदर रेफरेंसेस उसने कैसे दिए हैं। आपको एक आर्टिकल से बहुत कुछ अंदाजा हो रहा होता है। इसी तरह आप दूसरा आर्टिकल, तीसरा, मैं कल भी बता रहा था कि मेरे पास अभी भी मौजूद है, इवन मैंने टेबल फाइल बनाई थी, टेबल बनाया था, जो कि मेरे जो है वो सुपरवाइजर ने कहा, जिसके अंदर किस साल का आर्टिकल पब्लिश हुआ, वो उसके ऑथर कौन है उस आर्टिकल के, उसका टाइटल कौन सा है, उसकी ब्रीफ समरी जो है वो वाली लिटरेचर रिव्यू में लिखने के लिए, और कुछ स्पेशल उसमें कोई कोट, कोई ऐसी बात मुझे मिलती है अच्छी सी, वो उसके अंदर, वो सारी मैंने अलग करके, मैंने उसके 100 आर्टिकल जो पढ़े थे, मैंने उनका अलग से टेबल बनाया। उस टेबल को बनाने के बाद फिर जब उन चीज़ों को कंपाइल करना था, मतलब जब मैंने रिसर्च को प्रॉपर चैप्टर वाइज, तो फिर मैं वहां से चीज़ें उठा के जिन जिन हेडिंग के नीचे आती थी, मैं उनको वहां कॉपी पेस्ट करता गया। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हो, तो मैं ग्रुप के अंदर भी अपना थीसिस शेयर कर दूंगा, एमफिल वाला, मतलब उसको देख के आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि थीसिस क्या होता है। ठीक है। अच्छा, चलिए अब हम शुरू करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू की बात कर रहे हैं कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। लिटरेचर रिव्यू इज अ रिटन समरी ऑफ जर्नल आर्टिकल। जर्नल एक पूरा मैगजीन होता है, ठीक है। जैसे आप संडे मैगजीन जाके लें, फैमिली मैगजीन बड़ा फेमस होता था, वो जाके लें। अब उसके अंदर ना बहुत से आर्टिकल लिखे होते हैं, फलां मतलब किसी जो है वो मतलब मुख्तलिफ लोगों ने अपने ब्लॉग, अपने आर्टिकल लिखे होते हैं। तो वो जो पूरा होता है वो एक जर्नल होता है, और जो उसके अंदर लिखे होते हैं वो आर्टिकल होते हैं। इसी तरह कॉन्फ्रेंस पेपर, जो भी कॉन्फ्रेंस होती है ना, कॉन्फ्रेंस के पेपर हैं, जो बुक्स वगैरह, जैसे मेरी बुक है, अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट वगैरह जो होते हैं आर्टिकल शुरू में, जो रिव्यू वगैरह मैंने बताया था कि आर्टिकल रिव्यू भी, यानी 5-7 आप आर्टिकल डाउनलोड करें और 5-7 को कम्बिनेशन करके एक आर्टिकल लिख दें, तो वो रिव्यू आर्टिकल होगा। मोनोग्राफ, सेम, यानी सिंगल एक एक इशू के ऊपर बात करना। डिजर्टेशन, ये जो पीएचडी का थीसिस होता है उसको डिजर्टेशन बोल रहे होते हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई हो, हर वो चीज जिसका ताल्लुक माजी के साथ हो, हर वो चीज जिसका, अच्छा मिसाल के तौर पे देखिए, आप ना कोई पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हवाले से बात हो रही है, अब आप उसके अंदर हवाला देते हैं कि फलां सेंसिस 2021 के अंदर, उसके अंदर जो सेंसिस हुई उसके अंदर ये डाटा, यानी 2022 के अंदर हुई है ना, 2022 के अंदर जो सेंसिस हुई हैं, मर्दमशुमारी हुई है उसके, अब वो उसके प्रूफ के तौर पे वो एक बेसिकली गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट का हवाला दे देंगे, या गवर्नमेंट जो है वो जैसे हर इकोनॉमिक पॉलिसी है उस तरह की देती है, हम उसको एज ए हवाला के तौर पर, तो ये सारी लिटरेचर रिव्यू में आती है। इट डिस्क्राइब्स द पास्ट करंट स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन, जो भी मेरा टॉपिक होगा, उस टॉपिक के रिलेटेड ये मुझे माजी की इंफॉर्मेशन देगी और मौजूदा भी देगी। लिटरेसी रेट इतना है, ग्रोथ हमारी ये चल रही है, यानी हमें मौजूदा भी मिल रही है और माजी की भी मिल रही है। इट आल्सो ऑर्गेनाइज द लिटरेचर इनटू सब टॉपिक एंड डॉक्यूमेंट दैट नीड फॉर। अच्छा, अब हम ना उस जो रिसर्च, हमने जो आर्टिकल पढ़े, उन आर्टिकल में जो हमने एब्स्ट्रैक्ट या जो हमने थोड़ी सी समरी निकाली, उस समरी को हम प्रॉपर एक तरतीब के साथ सब टॉपिक के साथ
मतलब जैसे आप लिटरेचर रिव्यू में देखें ना कि मैंने मुख्तलिफ हेडिंग्स बनाई हैं, टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से, स्कूल के हवाले से। अब वो हर उस जिस एरिया से रिलेटेड है वहां पे मैं सब टॉपिक की सूरत में उसको अरेंज करता जाऊंगा, ठीक है। अब ये चीजें बेहतर यही है कि आप इसको ना, मेरा पढ़ाने का मकसद भी यही है कि इस ये कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको रट्टा लगाया जाए, इसको प्रैक्टिकली करना है। तो प्रैक्टिकली करने के लिए आप लोग जो है वो आर्टिकल को देखें, आर्टिकल दो चार डाउनलोड करें, उसको ऑब्जर्व करें, आप थीसिस देखें, वो करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी जो है 12 आर्टिकल पब्लिश हो चुके हुए हैं। तो आप उन आर्टिकल्स को जो है वो देखें, ठीक है। वो किस तरह जो है वो आर्टिकल कैसे लिखे गए, कैसे वो जो है ना, मतलब किस किस तरह उसकी हेडिंग्स वगैरह हैं, और क्या कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है, कौन कौन से टेस्ट लगाए हुए हैं, आपको वहां से बड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। अच्छा, इसके साथ जो है वो लिटरेचर रिव्यू का पर्पस क्या है? लिटरेचर रिव्यू है टू डिटरमाइन व्हाट इज ऑलरेडी डन, कि एक हमें ये मालूम करना है कि क्या लिटरेचर रिव्यू का पर्पस ये कि जो मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक के मुतालिक माजी में क्या कुछ किया गया है, अवॉइड डुप्लीकेशन। इसका पर्पस ये भी है कि मैं वही पहिया दोबारा नहीं याद करता रहूं जो आज से 1400 साल पहले हो चुका हुआ है। बस 1400 साल क्या, 5000 साल पहले का हो चुका हुआ। तो जो जो काम पहले हो चुका है मुझे उससे अवॉइड करना है, मुझे कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ नया करना है, मुझे वो डुप्लीकेट वही काम बार बार नहीं रिपीट करना। प्रोवाइड्स लॉजिकल फ्रेमवर्क, प्रॉपर एक लॉजिक हम चीजों के हवाले से देते हैं। इंडिकेशन वर्ड नहीं, हम इसके अंदर इंडिकेट, यानी जब लिटरेचर रिव्यू जब आप पढ़ते हैं ना, माजी को पढ़ते हैं, देखें आप रोजाना आर्टिकल पढ़ें, रोजाना कोई चीज, तो आपकी एक जो इंडिकेशन हो जाती है कि क्या करना चाहिए, कौन सी चीज ठीक है, कौन सी गलत है। रिसर्च स्ट्रेटजी एंड डाटा को हमें, अच्छा सबसे जो मुझे मैं समझता हूँ, जो मेरी मेरी अपनी राय है, कि बच्चों को सबसे जो मुश्किल पेश आती है जब मैं रिसर्च करवा रहा होता हूँ, तो उनको पता नहीं होता कि सर ये टॉपिक है, इसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, सर हम डाटा लेंगे कैसे, सर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लगेगी या सर्वे लगेगा, सर्वे रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी। उनको इसका नहीं पता होता। फिर अब उसको उनको ये बताना, अब जब इस तरह की सिमिलर रिसर्च बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चों को आइडिया होगा कि ये तो यहाँ पे डाटा कलेक्शन के लिए सर्वे किया गया, यानी इस तरह का टॉपिक था, इस तरह के टॉपिक के ऊपर डाटा कलेक्शन के लिए सर्वे किया गया। सर्वे, तो ये वाली चीजें हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हेल्प टू अवॉइड अदर रिसर्चर मिस्टेक, और इसकी तरह देखिए कोई परफेक्ट नहीं होता, हमें जो प्रीवियस रिसर्चेस के अंदर कोई मिस्टेक किया गई होती है, कुछ ऐसा किया गया होता है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा होता, या जो जो वहां पे फिट नहीं आ रहा होता, तो हमें पता चल जाता है कि ये काम मैंने नहीं करना, ये गलती मैंने नहीं करनी। शो अस नहीं, हमें नई अप्रोचेस मिलती हैं हमें। जब आप पुराने लोगों की बातों को पढ़ रहे होते हैं, आपकी नए, हम किताबें पढ़ने का क्यों कहते हैं, किताबों के इसलिए कहते हैं कि जब आप माजी के मुतल्लिक पढ़ रहे होते हैं तो आपकी एक नई राय बिल्ट होती है, आपको एक सोचने सोचने का, समझने का एक नया सलीका मिल रहा होता है। वो चीजें आपके लिए आउटडेटेड होकर आपको कुछ नया मिल रहा होता है, या समटाइम अगर आप आउटडेटेड हो तो आपको वहां से लेसन मिल रहा होता है। तो यानी ये इसके फायदे होते हैं लिटरेचर रिव्यू के, ठीक है। क्लियर है? जहां पे मसला हो रोक लीजिएगा, और रोकने से मुराद ये है कि आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे ना, ताकि मैं मैसेज आपके इतने गौर से नहीं देख रहा, तो मैं आपको सुन रहा हूँ, सुन जरूर रहा हूँ। जिसके फायदे क्या हैं, ये सारी बातें मैंने कर ली हैं, लेकिन मैं इनको पढ़ देता हूँ। लिटरेचर रिव्यू फैसिलिटेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ स्टडी। देखिए हमें इंटरप्रिटेशन, भाई उस जो बंदे ने काम किया है उसकी स्टडी को समझने के अंदर हमें मदद मिलती है, ठीक है। द रिजल्ट आर डिस्कवर इन टर्म्स ऑफ वेदर एंड हाउ दे एग्री विद प्रीवियस फाइंडिंग। हमें ये पता चलता है कि जो जो रिजल्ट्स हैं वो प्रीवियस फाइंडिंग है, जो उसने काम किया तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, और क्या मैं उससे एग्री हूं, क्या ये काम आगे चलना चाहिए। इफ द रिजल्ट कंट्राडिक्ट प्रीवियस, अगर वो रिजल्ट्स जो हैं वो प्रीवियस फाइंडिंग से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो रिसर्चर कैन डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन हिजर्स। देखिए मैंने रिसर्च की, मैंने डाटा लिया, डाटा लेने के बाद मैंने जो है वो इसका एनालिसिस किया, तो सिमिलर रिसर्च इससे पहले हुई, जो डाटा मैंने लिया, जो डाटा माजी में लिया गया, उन दोनों डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। अब मुझे देखना है कि अपनी रैशनल को इस्तेमाल करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, उस डाटा की जिस बंदे ने वो काम उसके अंदर प्रॉब्लम था, मेरा सनेरियो सिचुएशन मुख्तलिफ है, या वो सिचुएशन कुछ ऐसी थी, या सिचुएशन हमारी सेम है, और हम दोनों का डाटा का ये प्रॉब्लम आ रहा है। इफ योर रिजल्ट आर कंसिस्टेंट विद अदर फाइंडिंग, अगर मेरे रिजल्ट और उसके रिजल्ट सेम है, द रिपोर्ट शुड इंक्लूड सुजेस्शन, फिर मैंने सुजेस्शन देनी है। बात की समझ रहे हैं ना? अगर तो वहां पे मसला मेरे और उसके अंदर रिसर्च के अंदर सेम नहीं है, तो फिर तो हम ये करेंगे कि जो है वो
अपना देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, क्यों रैशनल सोचेंगे कि उसने गलती की है, मैंने की है, मेरे हालात और हैं, फलां फलां वजह के कौन सी वजूहात है जिन बुनियाद पे मेरा इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, जिन वजूहात की बुनियाद पे मेरा रिजल्ट मुख्तलिफ है, मुझसे पहले करने वालों की रिजल्ट मुख्तलिफ थे, और अगर मेरे रिजल्ट और उसके रिजल्ट सेम आ गए हैं, फिर मैं सजेशन दूंगा कि नेक्स्ट टाइम हमारे रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हैं, इट मीन ये उस वाली बात और ये बात प्रूव हो गई, ये ठीक है, टेस्ट हो गई, ठीक है, अब हमें मुस्तकबिल में ये गैप निकलते हैं, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। उसके लिटरेचर रिव्यू हेल्प रिसर्चर गलीन द आइडिया ऑफ अदर इंटरेस्टेड इन द पर्टिकुलर रिसर्च। हमें ना किसी और के जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है उसका पता चलता है कि कौन से किन एरियाज के अंदर दुनिया जा रही है, कहाँ पे काम करें। इट लेट्स देम रीड अबाउट द रिजल्ट ऑफ सिमिलर आर रिलेटेड स्टडी। ये हमें मदद करती है कि इस तरह के सिमिलर रिलेटेड स्टडी को पढ़ना। इट गिव रिसर्चर आइडिया अबाउट एरियाज वेयर मोर रिसर्च नीड टू बी। हमें यहाँ से पता भी चलता है, आप कोई भी देखें, हम ना काम करते ही कोई नहीं है, यकीन कर लें आज के स्टूडेंट को कोई शौक नहीं है। मेरा ये ख्याल था कि कहीं ना ये जाके, जब मैंने मास्टर किया था, ये जो है बीएस के बाद जब मैंने एमए एजुकेशन शुरू किया, तो शायद उस वक्त हम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आ गया था कमाने के अंदर, और मैंने वहाँ पे शायद वो पढ़ाई नहीं की, लेकिन फिक्र बड़ी होती थी, कुछ ना कुछ करते थे। आज के स्टूडेंट को कोई फिक्र कोई नहीं है पढ़ने की, स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाहता। मतलब वो चाहता है कि मैं फीस दे दूं, मैं मुझे डिग्री मिल जाए, मुझे मैंने अपनी जो क्लास है मैंने उनके साथ जो है ना वो रिजल्ट शेयर किया है, और रिजल्ट शेयर करने के बाद मुझे पर बजाय इसके किसी एक सिंगल बंदे का मैसेज आया हो कि सर मुझे नंबरों पे इशू ऑब्जेक्शन है, तो मेरा पेपर मैंने रीचेक करवाना है, किसी ने कोई ऐसी बात, हर एक का ये जवाब है, सर उसका एक नंबर ज्यादा है, मेरा एक नंबर कम लगा दिया है, सर मेरा एक नंबर और लगा दे, मेरा ग्रेड बन जाएगा, सर जो है ना प्लीज मेरे इस सेमेस्टर के मुझे अच्छे नंबर दे दें, सर मुझे 55 नंबर तो दे दें, 50 नंबर। मैं हैरान हूँ लोगों को कि आप मुझे मैसेज करके जो है ना ये नंबर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अपने पेपर को भी तो देख लें, हालांकि मैंने तो इतने ज्यादा नंबर दिए हैं। इट गिव रिसर्चर आइडिया अबाउट एरियाज वेयर मोर रिसर्च नीड टू बी डन। ठीक है, ये हमें गैप्स का पता चल जाता है रिसर्च का, ठीक है। अवॉइड द टेम्पटेशन, जो चीज रिपीट होने वाली है, जो काम बार बार होता है, हमें उससे बचना चाहिए। वैन इन्वेस्टिगेटिंग हैवीली रिसर्च, जो रिसर्च एरिया जब हैवीली रिसर्च एरिया हो जिसके बहुत ज्यादा रिसर्चेज हो, तो रिव्यू ओनली दूज वर्क। अच्छा मैं इसकी ये बात आपको ना यहाँ पे समझ नहीं आनी, मैं आसान लफ्जों से समझाता हूँ। देखिए मैं ना रिसर्च कर रहा हूँ टीचर ट्रेनिंग के ऊपर, मैं लिखता हूँ जाके गूगल स्कॉलर के ऊपर टीचर ट्रेनिंग, मुझे सैकड़ों मैसेज वहां पे आर्टिकल मिल जाते हैं टीचर ट्रेनिंग के ऊपर। अब एक ऐसा एरिया जिसके ऊपर इतने आर्टिकल मिल रहे हैं, इतने आर्टिकल, तो ऐसे में आप मुझे बहुत स्पेसिफाई होना है। मिसाल तौर पे मैं टीचर ट्रेनिंग कर रहा हूँ एट कॉलेज लेवल, तो अब चूंकि मुझे सैकड़ों हजारों आर्टिकल इस टीचर ट्रेनिंग पे मिल रहे हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर मैं अपने आर्टिकल अपने अपनी रिसर्च को इतना सम अप, इतना क्या करूंगा, इस इतना उसको क्लोज करता जाऊंगा, नैरो करता जाऊंगा, कि मैं एग्जैक्टली वो जो कॉलेज लेवल की रिसर्च हुई है, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हुई है, मैं उनको देखूंगा, मैं बच्चों वाली प्राइमरी एलिमेंट्री हाई स्कूल की रिसर्च को नहीं देखूंगा। तो ये वाली होती है नहीं, जब आप एक हाई रिसर्च एरिया जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा हो, तो आप उसको स्पेसिफाई करें, मैं आगे इसकी मजीद भी वजाहत आपके साथ करूंगा। और जहां पे आप रिसर्च कर रहे हो जिसके ऊपर आर्टिकल ना मिल रहे हो, जैसे मिसाल तौर पे मैं कर रहा हूँ स्टेम के ऊपर, ठीक है, जो साइंस है, और इसके अलावा क्या होता है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स शायद। तो अब जो अगर मैं साइंस के ऊपर कर रहा हूँ, स्टेम के ऊपर कर रहा हूँ, अब स्टेम के ऊपर काम जो है वो 2 बार 10 के बाद हुआ है। अब ऐसी सूरत के अंदर मैं क्या करूंगा कि मुझे जो 2 बार 10 के बाद चूंकि आर्टिकल कम मिलेंगे, मुझे ज्यादा आर्टिकल नहीं मिलेंगे, तो फिर उसी सूरत में मैं वो वाला ले लूंगा। लेकिन जहां मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च है तो फिर मैं नैरो करता हूँ। मेरी बात की समझ आई है कि मैं इसको किसी और तरह से मिसालों से बताऊं? जी, ये सईद का मैसेज भी मुझे मिल गया है, मोहम्मद सईद साहब का, कि जब एक ऐसा टॉपिक, मैं यही बात अभी समझा रहा हूँ, कि अगर आपका टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर पहले काम नहीं किया गया, तो उसके उसके एरिया के ऊपर काम जरूर किया गया होगा। यानी अब स्टेम के ऊपर समझो काम नहीं हुआ, लेकिन कौन सी स्टडी ऐसी है माजी के अंदर जिन्होंने साइंस को, जिन्होंने कुछ परफॉर्म करके लर्निंग टू डू बाय डूइंग इन क्लासरूम में करवाई है, तो स्टेम से रिलेटेड है ना ये बड़ी। हर वो स्टडी जिसके ऊपर हम हमारा नया टॉपिक है, हमें उसके ऊपर एग्जैक्टली आर्टिकल फाइंड नहीं हो रहे, तो फिर वो जो थोड़े से रिलेट करते हैं, कहीं जाके उसके साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक बनता है, हम उसके ऊपर रिसर्च कर लेंगे, मिल जाएंगे आपको। मुझे बताएं कोई ऐसा एरिया जिसके ऊपर रिसर्च ना हुई हो, जिसके ऊपर आर्टिकल ना मिलते, कोई ऐसा एरिया आपके जहन के अंदर हो?
मिल जाते हैं। बस ये होता है उसके ऊपर आर्टिकल कम होते हैं, तो कम होने की वजह से हम कहीं दूसरे, जो मिसाल के तौर मैं कहता हूँ, ये जो अभी मुझे याद आ गया, वो जो टाइटैनिक जो मूवी थी, टाइटैनिक जहाज डूबा, समंदर के अंदर चला गया, फिर उसके अंदर आबदोज जो है वो समंदर के अंदर भेजी भेजी गई, और वहां पे उसको भेजने के लिए कि वो वहां पे मटेरियल दे, मलबा देख के आए कि टाइटैनिक का मलबा कैसा था। उसमें पाकिस्तान के अरबोपति दाऊद खान और इस तरह के उसका बेटा सलमान, यानी वो अरबोपति पाकिस्तान के, वो भी उन्होंने टिकट कटवाया। 5 लोग वो आबदूज के अंदर जो है वो नीचे जमीन के अंदर गए, 4,000 मीटर, बल्कि इससे भी ज्यादा कहीं, बदल वो जमीन के अंदर गए, और वहां जाके उन्होंने वो मलबा समंदर के अंदर देखना था कि वो क्या उनके टाइटैनिक के साथ हुआ था। अब वो लोग वहां पे जो है ना, उनका दम घुट गया, मर गए, वो भी खत्म, मतलब फना हो गया, हालांकि उनको किसने कहा था कि वो जाते, अल्लाह माफ करे, जो लिखी हो। अब इसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको आर्टिकल नहीं मिल रहा, एक मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, आप आर्टिकल नहीं मिल रहा, लेकिन क्या माजी के अंदर जिन्होंने जैसे आप देखें बासफोरस है, इसी तरह दुनिया के अंदर कितने ब्रिजेस बनाए गए हैं, जिनको बनाने के लिए 1100 फुट तक नीचे जाना पड़ा है उनको, इतना पानी के नीचे उस ब्रिज को खड़ा करने के लिए। अब वो भी तो किसी ने बनाए हैं, तो वो कितनी पानी में कैसे स्टे किया उन्होंने, कितनी देर पानी के अंदर रहे। अब यहां से बात क्लियर होती है कि नहीं, कि अब हम उसको स्टडी करेंगे, उससे हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा कि जमीन के अंदर जाना है तो किन चीजों को लेके जाना है, कितनी कितनी देर तक हमारे पास ऑक्सीजन रह सकती है, कितनी देर हम रह सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जो है, कहाँ पे लेवल, कितने किलोमीटर के बाद लेवल हमारा कम हो जाता है, मतलब ये चीजें तो आपको मिल गया ना, इसी तरह आपने तलाश कर लेना है। सही साहब, आपका क्लियर हुआ है? मेरी बात की समझ आ गई है कि क्वेश्चन आपका स्टिल है? जी जी, जरूर बताइए। शुक्रिया। अपना हैंड नीचे कर ले फिर, रेज हैंड आपका है ना मुसलसल, तो वो नीचे। वैन इन्वेस्ट, तो ये मैंने दोनों बातें कर दी हैं। लिटरेचर रिव्यू स्किल डेवलप ओवर टाइम एंड प्रैक्टिस। अच्छा देखिए, लिटरेचर रिव्यू का ना, मैं आपको बच्चों एक और देखें, आप स्टूडेंट हैं, आप अभी जो है वो, अल्लाह आपको बहुत सी तरक्की की राहें दे, अपनी ना आदत बना ले जिंदगी में पढ़ने की, रीड करने की। ये जो है ना, ये वाला, ये काम से निकल आए। मैं भी करता हूँ, मैं भी टाइम जाया करता हूँ, मैं स्क्रॉल करता हूँ, लेकिन मैं बहुत लिमिटेड, और बाद में खुद को कोस के मैं अपने ऊपर पाबंदियां लगा देता हूँ, अपने साथ जबर करता हूँ कि ये काम मुझे नहीं करना, ये मैंने किया तो मैंने अपने आप को ये सजा देनी। देखिए आप जो है ना वो, कोई ना कोई बुक रीडिंग करें। लिटरेचर भी क्या है, बेसिकली कोई ना कोई आप आर्टिकल माजी के अंदर किसी के कोई काम किया है, आपको इतना शौक होना चाहिए किताबें पढ़ने का, कि आपकी एक किताब रीडिंग के अंदर हो, आपकी 10 दिनों में 15 दिनों में कोई ना कोई बुक, जो एरिया आप इंटरेस्टेड है, जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, बस कुछ ना कुछ करें, जरूर कुछ ना कुछ जरूर पढ़ें। ऐसे ही देखिए, मैं एजुकेशन का बंदा हूँ, और मुझे अपने सब्जेक्ट से मोहब्बत है, मतलब मुझे पेडागोजी से मोहब्बत है। और अब इस मोहब्बत की वजह से, एजुकेशन की मोहब्बत की वजह से, मैं कुछ कुर्बानियां भी फेस करता हूँ, ये भी कुर्बानी है मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मैं इतना दिमागी काम किया है, मैं आपको बताऊं कि कल रात की बात है, मतलब रात 12 बजे, 1 बजे, तो छोटे बेटे ने मेरे ना दूध मांगा, तो मैं ना चारपाई से उतरा, मेरा सर चकराने लग गया, मैं गिरने लगा। मैंने कहा पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, तो अब क्या हो गया, मैं संभलने की कोशिश की, मैं फिर गिरने लगा। तो मैं ना सो गया, सुबह मैं वॉक पे एक्सरसाइज पे जाना था, मैं नमाज पढ़ के मैं सो गया, मैं नहीं जा सका। वजह क्या थी, क्यों सारा दिन जो है वो इंतहाई दिमागी काम करके, पेपर चेक कर करके, उनके जो है मार्क्स कैलकुलेट, और बहुत से काम करने के बाद, फिर रात को जो है वो इस वक्त पंखा बंद करके, और इतनी जो है ना वो गर्मी के अंदर वो आपको जो है वो क्लास लेना, तो अखीर हो जाती है। यानी जो मेरे अंदर समझ लेके कोई एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी बिल्कुल नेगेटिव में चली जाती है, और उसकी वजह से करके, लेकिन सिर्फ एक मोहब्बत है, एक चीज़ों के काम करने से मोहब्बत है। अल्लाह ताला हिम्मत दे। समटाइम्स सोचता हूँ कि मुझे, मेरे पास इससे ज़्यादा एनर्जी होती तो मैं इससे ज़्यादा काम करता, लेकिन जितनी एनर्जी होती है, जितनी हिम्मत होती है, उतना मैं काम करता हूँ। तो आप तो अभी यंग हैं, यंग बंदे हैं, अपनी दिल लगा के मेहनत करें, और ये याद रख लें, अल्लाह कभी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। आपकी मेहनत आपको रिवार्ड देगी, आपकी कुर्बानी आपको रिवार्ड देगी। आज की जो आप सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं ना, आज आपको पसीने आ रहे हैं, आज आपको अपनी मनपसंद की चीज़ें नहीं मिल रही, आज आपको तकलीफ उठाना पड़ रही है, ये तकलीफ आपको ज़रूर पे करेगी। अल्लाह आपका कुछ नहीं रखते, अल्लाह को किस चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह को कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह को अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है।
मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे एजुकेशन नहीं आती, मुझे कुछ भी नहीं आता, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा हुआ है, इतना दिया हुआ है, इतने, जितना शुक्र अदा करूँ कम है। सिर्फ यकीन करें कि वो अल्लाह के करम तो है, लेकिन वो माजी की मेहनतें थी जो बगैर चूचना किए, बगैर गिले शिकवे किए, बगैर किसी का इंतजार किए हुए, बगैर किसी का कि मेरी कोई आके बाजू पकड़ेगा, मेरी कोई मदद करेगा, खुद से किया, लगे रहे और अल्लाह ने नवाज दिया। अल्लाह आपको भी नवाजेगा। लेकिन अगर जो आप में से सहल, मैं अपने स्टूडेंट को देखता हूँ ना, अगर अब वो बंद हो जाए ना पंखा, तो वो फौरी तौर पे रजिस्टर में से पेजेस फाड़ेंगे, बेचैनी का इजहार करेंगे, उस्ताद क्लास एंड कर दे, लगे हुए बैठे होंगे यूं करने में। मुझे दिल में आता है कि कितने आज के लाडले स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये चीजें भी जरूरी है, मैं नहीं कहता कि पंखा बंद करके बैठ जाओ, लेकिन इन चीजों जब हमें कभी तकलीफ में आना पड़े तो। मैंने फरहान कॉलेज में मैंने एफएससी की, और उसको जेल कहा जाता था, हॉस्टल में रहता था। तो वो बाबा एक बड़ी जबरदस्त बात करते थे कि जिसने उस 2 सालों की जेल वहां से काट लिया ना, वो जिंदगी में कभी भी जितनी मुश्किल है ना, वो उसको मुश्किल महसूस नहीं होती। तो यकीनन हमने इस चीज को फील किया है कि अगर आप मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं तो जिंदगी में आपको। हमारे उस्ताद एक थे अब्दुल रऊफ साहब, अभी भी हैं, एचओडी हैं हमारे डिपार्टमेंट के, जेसी फैसलाबाद के अंदर। वो मुझे कहते निशान के, देखें आप ना, आज आपको 10 मिनट मैंने दफ्तर के पहले इंतजार करवाया ना, तो आपको बुरा लग रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि सर मैं खड़ा हूं और आप मजे से अंदर है और मुझे बैग खड़ा किया हुआ। वो कहते हैं कि विशान, जब आप इंटरव्यू देने के लिए कहीं जाओगे ना, जब आप कहीं जॉब लेने के लिए जाओगे, जब आप किसी के अपने काम के लिए किसी के दर पे जाओगे ना, लोग आपको सारा सारा दिन सुबह 9 बजे जाएंगे, 4 बजे आपको टेबल पे बेंच पे बिठा बिठा के आपको वापस भेज देंगे। उस दिन आपको एहसास होगा। तो ये जो है ना, तकलीफें बर्दाश्त करना जो है ना, वो शुरू से सीख लें। ये सिस्टम है और इसके साथ आपने चलना है। तो खैर, बहुत सी बातें जो है ना, वो अल्लाह ताला ने जिंदगी में बड़ी जल्दी सिखा दी, जिनसे सबक लेके ना फिर सब्र के साथ जो है जिंदगी में लगे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब लिटरेचर रिव्यू के लिए स्टेप्स क्या है, आपको क्या करना है। एक तो ये है कि डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल। अपने रिसर्च प्रॉब्लम को इंतहाई नैरो करते जाएगा। अब मुझे ना बच्चों ने मिसाल तौर पे कहा कि कोई द इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन एंड इंगेजमेंट इन स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट, मतलब जब, अब मैंने उसको कहा बच्चे थोड़ा सा इसको नैरो करो, नैरो कर दो, मतलब अब इसको बताओ कि किस प्राइमरी लेवल पे कर रहे हो, एलिमेंट्री पे कर रहे हो, हाई पे कर रहे हो, यानी इसको प्रिसाइज करो। फिर उसने 2 4 बातें, मैंने कहा इसको 2 4 बातों के बजाय सिर्फ एक एक वेरिएबल लेके चलो। मोटिवेशन है, सिर्फ ये बात करो कि इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट प्राइमरी लेवल, एट एलिमेंट्री, जो भी लेवल। रिसर्च को बड़ा नैरो करो, बहुत नैरो करो। मेरा जो टॉपिक था ना रिसर्च का, मैंने पहले किया था कि नीड ऑफ टीचर ट्रेनिंग एट कॉलेज लेवल। अब ये सर ना, इसके ऊपर मैंने बड़ा काम किया, और काम करने के बाद ना मैंने अपनी जो अपना क्वेश्चनेयर था, उसको वैलिडिटी चेक करवाने के लिए मैंने वो सर के ना एक कुलीग थे, वो इटली में किसी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे, तो उन्होंने उसको जो है वो सेंड किया कि मेरा स्टूडेंट है, अंडर मेरी सुपरविजन काम कर रहा है, तो इसका ना जरा वैलिडिटी कर दें, इसका क्वेश्चनेयर को वैलिडिटी चेक कर दें। अब मेरा मैंने किया, उन्होंने कहा कि आपको टॉपिक चेंज करें। मैं कहा, अब इतना मैंने काम कर लिया है, अब तो टॉपिक चेंज है। उन्होंने मुझे गाइड किया, कुछ वही चीजें रह गई, कुछ नई चीजें। तो उन्होंने मुझे कहा कि नीड ऑफ पेडागोजिकल स्किल्स एंड पेडागोजिकल नॉलेज एंड स्किल एट कॉलेज लेवल करो। कि टीचर ट्रेनिंग आएंगे, उसके अंदर हजारों चीजें आती हैं, टीचर ट्रेनिंग बहुत वास्ट है। आप सिर्फ, क्योंकि आपकी क्वेश्चनेयर जो है ना और आपकी रिसर्च जो शो कर रही है, वो शो कर रही है पेडागोजी का नॉलेज है, पेडागोजी स्किल, यानी क्लासरूम के अंदर एक टीचर का इफेक्टिवली पढ़ाना आपके अंदर सिर्फ ये शो कर रहा है। टीचर ट्रेनिंग में और बड़ी चीजें आती हैं। तो उसने मेरी मेरी रिसर्च को प्रिसाइज कर, थोड़ा नैरो कर दिया। तो आपको अपना टॉपिक इंतहाई नैरो रखना है। फिर मेरे सुपरवाइजर कहा करते थे, निशान जितना आसान रिसर्च कर सकते हो ना उतनी करो। मैं ना शुरू में बड़ी मुश्किल रिसर्च में, सर मैं कर लूंगा, आती भी थी, मतलब थोड़ा क्लास में एक्टिव था और जो है वो काम। तो मुझे उन्होंने कहा, और मुझे बाद में इस बात की बाद में समझ आई। उन्होंने कहा कि, और फिर यूनिवर्सिटी में नहीं, तो उन्होंने कहा निशान जितने चेक यूनिवर्सिटी देर होगी ना, यूनिवर्सिटी को आगे चलेगी तो यूनिवर्सिटी में चेक लगते जाएंगे, चेक से मुराद है कि नए नए क्राइटेरिया आते जाएंगे। आप जितनी जल्दी रिसर्च कर लो उतना अच्छा, जितना आसान सा टॉपिक कर लो उतना। मैं भी अपने बच्चों को ये कहता हूँ, आसान तरीन टॉपिक ले। असल बेसिकली आपको ये बीएड की रिसर्च या एमफिल की रिसर्च, ये रिसर्च सिर्फ सीखने के लिए होती है। रिसर्च पीएचडी की होती है, बाकी रिसर्च। अब आप एमफिल की रिसर्च कर रहे हैं या बीएड की रिसर्च, इसमें सिर्फ इतना है कि आपको ये पता हो चैप्टर कितने हैं, हेडिंग्स क्या होती हैं, प्रोसेस क्या होता है, डाटा इकट्ठा कैसे करते हैं, ये टेस्ट क्या होते हैं, टेस्ट कैसे लिखते हैं, ये बिब्लियोग्राफी कैसे लिखते हैं, क्वेश्चनर कैसे बनाते हैं, डाटा ये चीजें होती हैं, ये समझना मकसूद होता है। ये कोई बड़ी हाई फाई रिसर्च ये नहीं होती, ठीक है। तो आपको इन चीजों को मद्देनजर रखना है। आइडेंटिफाई की टर्म्स टू यूज इन योर रिसर्च फॉर लिटरेचर। अच्छा, अब देखो आप ना वो की टर्म्स आपको, वो जो आपका मिसाल तौर पे आपका टॉपिक है मोटिवेशन
इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन। अब आपको क्या इसके कीवर्ड क्या मिलेंगे, आपको एक मिलेगा मोटिवेशन और स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अभी आपके अब आपने इसी को ऊपर लेके चलना है कि अब लिटरेचर भी आप सर्च करना है ना, आप देखें मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट, अब इसके ऊपर 20 आर्टिकल मिल जाएंगे। स्टूडेंट टीम अचीवमेंट रिलेशन विद मोटिवेशन, इस तरह करके आप थोड़ा इधर उधर चेंज करके आप गूगल स्कॉलर पे लिखें, आर्टिकल आते जाएंगे, डाउनलोड करते जाएं आप। तो यानी आपको की टर्म्स अपने टॉपिक के तलाश कर, जो भी आपका टॉपिक है आपके उसको की टर्म आपको पता होना चाहिए इसका। देखिए सम टाइम ना रिसर्च जो प्रॉब्लम रिसर्च होते हैं डिस्क्रिप्टिव, उसके अंदर हमारा हाइपोथेसिस नहीं होती, लेकिन अगर हाइपोथेसिस है तो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का क्लियर होना चाहिए। Locate literature about a topic by consulting several types of material and database। देखिए जब अब मैंने एरिया तो सिलेक्ट कर लिया, बहुत सी रिसर्च बहुत से आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल को पढ़ने के बाद अपने आप को अपने टॉपिक को नैरो करते जाएं, अपने मटेरियल को अपने मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि मेरा टॉपिक ठीक है कि नहीं है, मुझे कुछ तब्दील करना है तो कर लो। अब ये फिक्स नहीं हो गया, मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं सर जी क्या हम जो अब टॉपिक रखा है रिसर्च का, क्या सर हम इसको बाद में तब्दील कर सकते हैं? मैंने कहा खुदा के बंदो रिसर्च का टॉपिक मुसलसल बदलता रहता है। आपको समझ आती जैसे जैसे आप रिसर्च लिटरेचर रिव्यू करते हैं ना, आपको समझ आती जाती है कि यार ये वाला अगर टॉपिक मैं ऐसे मोल्ड कर दूं ना तो ज्यादा ज्यादा बेस्ट है, ऐसे कर दूं ज्यादा बेस्ट है। एरिया वही रहता है, एरिया नहीं बदलता, रिसर्च का टॉपिक टाइटल बदलता रहता है। इंक्लूडिंग दूस अवेलेबल एट एन एकेडमिक लाइब्रेरी एंड ऑन द समटाइम। वही बात है ना कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मेरी लाइब्रेरी के अंदर, बल्कि आजकल तो एक और होता है कि आप एक एरिया के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आपका जो सुपरवाइजर है ना, स्पेशली यूनिवर्सिटियों के अंदर होता है, हम तो कॉलेज वाले तो बड़े सबर वाले लोग होते हैं, सबको अकोमोडेट कर लेते हैं, सबको सीने से लगा लेते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी में होता है ना, मिसाल तौर पे आप एक एरिया पे आप ना कर रहे हैं, आप आईटी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अब वो आपके जो सुपरवाइजर है ना उसको इसका पता नहीं है, क्या कहना भाई ये टॉपिक नहीं है, इस कोई और चेंज करके लेके आओ। वो वहां पे वो करते हैं कि जो जिस एरिया आप जो एरिया सुपरवाइजर का अपना होता है ना, जिस एरिया की उसे समझ होती है, वो उसी के मुतल्लिक अपने बच्चों की रिसर्च करवाता है। वो उसके लिए जो है ना वो रिसर्च जो है जिस एरिया की उसको खुद नहीं पता वो उसकी रिसर्च नहीं करवाता, ठीक है। तो ये भी हमारा, और सम टाइम ऐसे होता है कि लाइब्रेरी के अंदर उस तरह का स्टफ है ही नहीं, बुक्स ही नहीं है जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसी तरह वो थोड़ा, एक मिनट मेरे ख्याल मेरा ना वो चार्जर लगाने वाला हुआ पड़ा है, ये ना मैंने लगाया नहीं काफी टाइम से, बंद ना हो जाए। जस्ट अ मिनट, मुझे ना चार्जर लगाना है। अच्छा जो है ना सईद साहब, मैं आपको तो एक ये कहूँ कि देखिए मेरा रिसर्च के ऊपर मैंने बहुत डिटेल से काम कर लिया है। आप को बहुत से लोग मिल जाएंगे, मैं नहीं कहता कि नहीं है और लोग, लेकिन अगर आप मेरे कोर्स को फॉलो कर लेना रिसर्च के, मेरा कंटेंट मेरी बुक के अंदर सबसे ज़्यादा मटेरियल मैंने रिसर्च का शामिल किया हुआ है। आप मेरी बुक के अंदर जो रिसर्च का कंटेंट है चैप्टर उसको पढ़ें, मेरी वीडियोस सुनें, आपको रिसर्च की काफ़ी समझ आ जाएगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल इस सब कुछ एक्सप्लेन है, और आइंदा हमने टॉपिक में करना भी है तो वहां पे मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतनी ज़्यादा बात इसके ऊपर नहीं करते। अच्छा जी, हो गया क्रिटिकली इवैल्यूएट सिलेक्ट द लिटरेचर फॉर यू। अच्छा बड़ा क्रिटिकली देखिए वो जो आपके रिलेटेड है ना उसको आप करें। ऑर्गेनाइज लिटरेचर यू हैव सिलेक्टेड बाय एब्स्ट्रैक्टिंग आर टेकिंग नोट्स ऑन द लिटरेचर एंड डेवलपिंग अ विजुअल डायग्राम ऑफ इट। देखिए वो जो जो आप कर रहे हैं, जो आप ऑर्गेनाइज जो लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं उसको आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज करें, उसको प्रॉपर क्या करें, ऑर्गेनाइज करें, यानी उसको समराइज करके लिखते जाए। मैं भी आपको दिखाता हूँ, बल्कि टाइम अगर बचता है ना टॉपिक खत्म होके, मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। राइट अ लिटरेचर रिव्यू दैट रिपोर्ट समरीज ऑफ द लिटरेचर फॉर इंक्लूजन इन योर रिसर्च रिपोर्ट। फिर उस लिटरेचर रिव्यू के मतलब यानी समरी लिखनी, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये चीजें प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद है जी, अच्छा हमारे पास ना क्या होते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं लिटरेचर रिव्यू के, ऑनलाइन भी है मैनुअल भी है। ऑनलाइन के अंदर आप जाते हैं गूगल स्कॉलर पे और डिफरेंट वेबसाइट्स पे जहाँ आप सर्च करते हैं, जो आप ऑनलाइन दुनिया के अंदर लेते हैं ना वो ऑनलाइन होता है। मैनुअल से मुराद ये है कि आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर किताबें पढ़ते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट देखते हैं, ये मैनुअल चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्राइमरी सोर्सेज वो होते हैं जो आप डायरेक्ट ऑब्जर्वर होते हैं, और सेकेंडरी जो किसी और से डाटा आप ले रहे होते हैं। ओके, यहाँ तक बात की समझ आ गई। मैं इसको थोड़ा सा अब आपको अगर इजाजत दें तो मैं कुछ चीजें आपको और बता दूं। ये किधर गया?
आपको ना वो दिखाता हूँ कुछ चीजें ना, थोड़ा सा रुकिएगा, मुझे ना ओपन करने दे। मैं आपको टेबल दिखाता हूँ अपना। मैंने पूरा अभी भी अपना वो लिखा हुआ है, माई थीसिस वाला ना, क्या बोलते हैं, मेरे ऊपर रखा हुआ है, फोल्डर रखा हुआ है। और उसके अंदर तो आप बेसिक स्टूडेंट है, तो उनके थीसिस आते हैं, डेली बेसिस पे चेक होने के लिए आते हैं। वो देखता हूँ, मैं अपनी वो फाइल दिखाना चाहता हूँ आपको, जो टेबल है मेरा। जी सबको स्क्रीन शो हो रही है लिटरेचर रिव्यू टेबल वाली? मेरे स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, लिटरेचर रिव्यू टेबल। जी जी जी। अच्छा, अब इसके ऊपर देखें कि आपने जब भी एमफिल की रिसर्च आप कर रहे हैं, ये चूंकि मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, ठीक है। आपने, आप सबसे पहले एक लिटरेचर रिव्यू टेबल इस तरह बनाएं। उसके अंदर क्या लिखें? सीरियल नंबर, आर्टिकल नंबर कौन सा है, किस साल पब्लिश हुआ, नेम ऑफ ऑथर कौन सा है, साबिर, ठीक है, वो अपना डिजी खान वाला। टाइटल आपकी रिसर्च का क्या है, माई फाइंडिंग, मैंने उसमें से क्या फाइंड किया, यानी मैंने वो आर्टिकल पढ़ा और उसकी समरी जो मैंने बनाई ना, मैंने वो यहाँ पे लिख ली। अदर रेलिवेंट से मुराद है कुछ और आपको मिलता है जो कहीं आप और शामिल करना चाहते हैं, ये वाली चीजें मैंने अपने वो लिटरेचर रिव्यू में शामिल की थी। इसके बाद ये सोर्सेज जो है, यानी सोर्सेज से मुराद है कि वो आप जो रेफरेंस है, जो बिब्लियोग्राफी है, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसा मुझे वहाँ पे गैप मिलता है, रिसर्च स्टडी गैप मिलता है, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि यार ये नया टॉपिक मिलता है। कोई अदर रेलिवेंट और चीज़ मुझे मिलती है, वो कर लेता हूँ। इस तरह करके यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैंने, ये अदर, ये यहाँ पे इस तरह करके, ये एक साइड पे लिटरेचर, उसका ऑथर, टॉपिक नेम। अब जब बाद में मैंने इन चीज़ों को सम अप करना था, मैंने यहीं से उठाया, कॉपी किया, उधर पेस्ट करता गया। काम मेरा पहले। और मुस्तकबिल के अंदर जब कभी मैं कोई इसके रिलेटेड काम करूंगा ना, मैंने कोई आर्टिकल लिखना है कुछ और, तो अभी मैं ऐसे करता हूँ, मतलब मैं आर्टिकल लिखने के लिए मुझे जो है डाटा उठाना होता है ना, तो मैं अब चूंकि मुझे पता है कि मैंने टीचर ट्रेनिंग के हवाले से जहाँ हवाला देना है, तो ये सारे हवाले मेरे पड़े हुए हैं। तो मैं इन्हीं में से ही ये उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, इसको उधर पेस्ट कर दूंगा, दो चार इसके हर लाइन के अंदर एक लफ्ज की वोकेबलरी चेंज कर दूंगा, वो उसका ऑटोमेटिकली मेरा वो खत्म, प्लेजरिज्म भी खत्म हो जाएगा। और ये वाला रेफरेंस जो है एट द एंड ऐसे हूबहू शामिल कर दूंगा। तो मेरे लिए अब आर्टिकल लिखना पूरी समझो मेरी एक डायरेक्टरी बनी पड़ी है। ये अदर रेलिवेंट चीजें, एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, इंट्रोडक्शन मटेरियल फाउंड हेयर, ये मैंने कुछ चीजें जो अदर से अपने जो है वो लिखी है कि ये वाली चीजें मैं कहीं और भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह करके मैंने बनाया हो। इसकी समझ आ गई सबको? कोई इशू है इस हवाले से? अब इसी तरह मैं ना आपको ज़रा एक, अगर इजाज़त दे तो मैं आपको जो है ना वो अपना थीसिस भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा सिर्फ हवाले के लिए आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये मेरा मिसाल, मेरा जो है ना वो एमफिल का थीसिस है। हमारे 8-10 पेजेस जो पहले होते हैं ना, ये तो होते हैं, यूनिवर्सिटी हमें डिज़ाइन देती है, कॉलेज जहाँ से भी आप कर रहे हैं ना वो आपको देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप वो वाले अपना अरेंज कर लेंगे डाटा। ये तो वही है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, ये सारे। ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है, ये टेबल ऑफ कंटेंट मैं अपने स्टूडेंट को जो है, जो मेरे पास बीएड के हैं उनको, और आप लोग भी सीखना चाहें, इसको प्रॉपर मैंने वर्ड के ऊपर ऑटोमेटिकली बनाया हुआ है। और आप भी हमेशा जब भी, सिर्फ ये टेबल ऑफ कंटेंट नहीं, जिंदगी में जब भी आपको वर्ड के ऊपर नोट्स बनाने हो और आपको कोई कंटेंट बनानी हो, तो आप मिसाल तौर पे, अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं उस टॉपिक की हेडिंग के ऊपर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। ये देखें, मैं वहां पे जो क्लिक किया है, उसके बाद मैं डायरेक्टली उस जो हेडिंग है उसके ऊपर पहुंच गया हूँ, ठीक है। तो यानी जहाँ पे जो कंटेंट का इसका फायदा ये होता है कि अगर आप ऑटो जनरेट करते हैं ना अपनी कंटेंट लिस्ट, मुझे आप ये देखते हैं, मैं ये बुक में भी ऐसे ही है जो मैंने अपने पास शॉर्ट फॉर्म में रखी हुई है, जिस टॉपिक के ऊपर मैंने जाना है, तो वो मैंने मिसाल के तौर पे इस टॉपिक के यहाँ जाना है, सैंपल ऑफ स्टडी, वो डायरेक्टली मुझे वहां पे लेके आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहाँ से सैंपल मेरा कौन सा था, ठीक है। अच्छा खैर, ये वही मैं ये अपने स्टूडेंट को सिखाऊंगा, लेकिन उनको जिनको शौक होगा, ऐसे ही जहाँ पे वो कहते हैं कि भैंस के आगे बीन नहीं बजाना चाहिए, जिसको शौक ना हो सीखने का, उसके सामने जो है वो अपनी सारी एनर्जी को ज़ाया करना नहीं। और जो सीखना चाहता है उसके लिए अल्लाह ने जो मुझे सिखाया है,
जो मुझे आता है वो मैं हर सूरत सिखाऊंगा। अच्छा देखिए, अब पहला चैप्टर शुरू हो गया। पहले चैप्टर के अंदर ना मैं उसी के इंट्रो, जो मेरा टॉपिक था ना पेडागोजिकल, मैं उसी के ऊपर बात करनी शुरू कर दी कि पेडागोजी क्या होती है, ये स्किल क्या होती हैं। और हर हर देखिए हर टॉपिक के अंदर ना, या शुरू के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे शुरू में दिया है रेफरेंस, या मैं टॉपिक के एट द एंड, हर टॉपिक के अंदर रेफरेंसेस दिया, हर टॉपिक, हर जो है वो पैराग्राफ के अंदर जो है मैंने रिसर्च दिया है, या एट द एंड होगा या शुरू में होगा। इस तरह करके मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास आता है रैशनल ऑफ द स्टडी, ये स्टडी मैं क्यों कर रहा हूँ, रिसर्च प्रॉब्लम मेरा क्या है, उसमें ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, मेरा रिसर्च क्वेश्चन कौन सा है, सिग्निफिकेंस क्या स्टडी की, डिलिमिटेशन क्या है। फिर कुछ डेफिनेशन ऑफ की टर्म, क्योंकि मैंने वहाँ पे यूज किया है पेडागोजिकल नॉलेज। पेडागोजिकल नॉलेज की मैं 5 डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, 6 डेफिनेशन। इसी तरह पेडागोजिकल कंटेंट, ये जो आखिरी डेफिनेशन है ये मेरी अपनी है। इससे पहले वाली मैंने जो है वो हवाले के साथ लिखी है कि फलां फरारी ने ये कहा था पेडागोजी के बारे में, ब्लैक विलियम, ये आपने प्रॉपर अपने अपने थीसिस में लिखना होता है, ठीक है। ये पांच डेफिनेशन मैंने सर्च की हैं कि पेडागोजी के मुतल्लिक डेवे क्या कहता है, शलमन क्या कहता है, ये सारे में लिखी। और छठी डेफिनेशन मैंने अपनी दी। इसी तरह पेडागोजिकल जो कंटेंट्स स्किल्स वगैरह है उसके मुतालिक जो जौन सी टर्म्स में रिलेट करती है ना टॉपिक, उन सबको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं चैप्टर 2, जिसकी मैं अभी लिटरेचर रिव्यू जो आपको मैं पढ़ा रहा था। अब देखिए मैंने ना इसके अंदर लिटरेचर रिव्यू के अंदर चैप्टर के अंदर भी 2 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है कि थ्योरेटिकल सपोर्ट, जो आपको टॉपिक है ना उसको कौन कौन सी थ्योरी सपोर्ट करते हैं, मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। देखिए आपकी जो टॉपिक है, जो ये उसको जो जो थ्योरी सपोर्ट करती है, आपको नहीं पता चल रहा ना, आप जाके गूगल के ऊपर जो है वो लिख दें कि मेरा ये टॉपिक है, इसको कौन कौन सी थ्योरीज करती हैं, सपोर्ट करती हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो आप देखिए वहां से। और इसके अलावा जो है, ये मैंने वो थ्योरी लिखी है जो मेरी स्टडी को स्टोर करती हैं। बिहेवियरिज्म वाले मेरे पेडागोजी का मतलब क्या कहते हैं। इसके बाद जो है सोशल लर्निंग थ्योरी वाले क्या कहते हैं। करंट अडल्ट जो ये अडल्ट लर्निंग थ्योरी वो क्या कहते हैं। तो ये मैंने हवाले दिए हैं। असल बात जो आगे आपको सिखाता हूँ वो ये है, ये देखें। अब मैं लिटरेचर रिव्यू कर रहा हूँ, मैंने हेडिंग दिया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर, ये मेरा लिटरेचर रिव्यू। नीड ऑफ टीचर ट्रेनिंग, उसके ऊपर मेरा लिटरेचर रिव्यू। स्टूडेंट टीचर इंटीग्रेशन, उनका करंट सिचुएशन। अब वो मैंने उधर से वहां पे कॉपी पेस्ट किए थे, उधर से मैं इधर उठा के पेस्ट करता रहा हूँ, ठीक है। ये चैप्टर 2 मेरा इस तरह जो है वो लिटर चैप अच्छा आपको मिसाल के तौर पे बच्चों, मैंने आपको कहा है ना कि आपका थीसिस 40 से 50 सफात का होना चाहिए। यकीन कर ले, ये लिटरेचर रिव्यू के ऊपर आप जितने पेजेस बनाते जाएं, आप 20 पेजेस 30 पेजेस इसी में बना दें, 10 पेजेस आपके फ्रंट पेजेस पे हो गए, 10 पेजेस के अंदर बाकी थीसिस कर ले, आपको चल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये लिटरेचर रिव्यू एक ऐसा चैप्टर होता है जिसके अंदर हम अपने सफ़े पूरे कर रहे होते हैं। क्योंकि मेरा थीसिस 100 पेजेस का है, तो मैंने अपने जो है वो थीसिस के अंदर 30-40 पेजेस जो है वो इसके शामिल किए थे। कुछ कुछ बात की समझ आ गई है सबको? कुछ आई होनी है, ज्यादा नहीं आई होनी, ज्यादा आप जब इसको मैं ये थीसिस शेयर कर देता हूँ, आप थोड़ा सा बैठ के खुद देखें, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। ये लेक्चर दोबारा सुने, इस नोट्स को दोबारा पढ़ें। मैंने टॉपिक 3 पढ़ाने थे, मेजरमेंट स्केल और वगैरह, लेकिन एक ही टॉपिक पे इतना टाइम लग गया है। तो अगर क्वालिटी का पढ़ाया जाए तो फिर टाइम लगता ही है। आज दोपहर को सो लिया था, तबीयत खराब थी कल, इसलिए रात को हो गई थी। तो इसलिए ना आज मैं ज्यादा कुछ थका नहीं हूँ, नहीं तो मेरी इस वक्त बस हुई होती है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह।